नमस्कार, आदाब। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त पूरे देश की नज़र बंगाल के चुनाव पर टिकी है और बंगाल में परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से विजय तो हासिल कर ली, लेकिन बंगाल में इस वक्त जो तापमान है वो बहुत हाई है। कल बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देगी। अब इसके बाद क्या कुछ समीकरण बंगाल में बनकर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसी हुई? कैसे भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे सालों से टीएमसी को सत्ता से खारिज कर पाई? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? वो सब जानेंगे। इस वक्त मेरे दूसरे तरफ आप लगातार मेरे हर चर्चा में देखते हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह सर। चरण सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी जी, धन्यवाद। चरण सर, मेरा सीधा और सबसे पहला सवाल जो इस वक्त तमाम आम जनता के मन में भी है कि जो टीएमसी लगातार बंगाल में इतने सालों तक राज कर रही थी, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि इस बार बीजेपी कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन सत्ता से मैं जो हूं खारिज नहीं होने वाली हूं। बंगाल के चुनाव के परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपका एक राय हम जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ऊपर सीटें जीती है, पूरी तरह से धांधली हम नहीं मान सकते हैं। तो धांधली यदि 10-20 सीटों पर चल सकती है, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया है। अब आप पूरी तरह से नहीं नकार सकते कि साहब सारी जो है सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी धांधली से जीत ली होंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत हासिल हुई है। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी अपनी खुद ही सीट नहीं बचा पाई है। ये एक तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा शर्मनाक स्थिति होती है। इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा देने से क्या भाई, आज 6 तारीख को जो है आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ना कोई मंत्री रहेगा ना मुख्यमंत्री रहेगा। वो देख संवैधानिक व्यवस्था है। राज्यपाल जो है सब कुछ इस समय राज्यपाल के हाथ में, वो जो चाहे करा सकते हैं। जी, कल उन्होंने ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। मेरा जो मुकाबला था वो बीजेपी से नहीं था, चुनाव आयोग से था। तो ममता बनर्जी के इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या सच में बीजेपी जहां जहां जीतती है, चुनाव आयोग का खेला वहां होता है? चुनाव आयोग का कुछ ना कुछ उसमें साठगांठ होता है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक के जानकार हैं, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि धांधलेबाजी इतने स्तर पर नहीं हो सकती है, मशीन में गड़बड़ी इतने बड़े स्तर पर नहीं हो सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी की जो है 120-30 सीट होती, 50 होती, समझ में आता, 200 ऊपर सीटें भाई भारतीय जनता पार्टी की। इस्तीफा नहीं दूंगी, ये तो दरअसल अब ममता बनर्जी जो उनकी सीटें हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल गिरे नहीं, उनमें निराशा पैदा नहीं हो, इस तरह से वो माहौल बना रही है। और ममता बनर्जी का प्रयास ये है कि इस समय इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट हो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो रही नहीं है वो। अब वो उन्होंने बोला भी है कि मैं आजाद पंछी की तरह काम करूंगी, अब आम आदमी की तरह हूँ, अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूती दूंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगी। और ममता बनर्जी ने जिस तरह से बोला है कि मेरी अखिलेश यादव से भी बात हुई है, राहुल गांधी से भी हुई है, अरविंद केजरीवाल से भी हुई है, उद्धव ठाकरे से भी हुई है, उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि वो मेरे साथ में है। तो ममता बनर्जी का प्रयास ये कि पश्चिम बंगाल से बड़ा आंदोलन खड़ा हो, जिसमें इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वहां पर पहुंचे और पश्चिम बंगाल से एक बड़ा संदेश देश में जाए। अब ये लोग जो है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उनसे तो ममता बनर्जी को लेना देना है नहीं। आप उन चुनाव से लेना देना है, आप विशेष रूप से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पंजाब में आपके विधानसभा चुनाव है, आपके जो है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में, गोवा में, तमाम प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनसे ममता बनर्जी को लेना देना नहीं कुछ भी। ममता बनर्जी को लेना देना है 2029 के लोकसभा चुनाव से। तो ममता बनर्जी का प्रयास ये होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए।
अब इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो कितना ममता बनर्जी को साथ देते हैं इस पर निर्भर करेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को कोई खास तवज्जो दी नहीं है। जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की मजबूती का प्रयास किया, इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तैयार की, तो दिल्ली में जब मीटिंग चल रही थी, ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के कद को रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पेश कर दिया। नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए, न लालू प्रसाद यादव ने उन्हें रोका, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोका, न केजरीवाल ने भी नहीं रोका, ममता बनर्जी ने भी नहीं रोका। तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाली नेता तो ममता बनर्जी है, और उन पर लोग कितना विश्वास करेंगे। हालांकि पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में। मेरा मानना यह कि ममता बनर्जी का अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ता मनोबल बनाए रखने के लिए ये सारी बातें हो रही है। ममता बनर्जी भी चाहे आप इस्तीफा देने ना देने से कोई मतलब नहीं रह गया है जी। अच्छा, एक सर इंडिया गठबंधन की आपने बात की, इंडिया गठबंधन जिस आधार पर बना था, जिस चीजों को लेकर के बना था, आपने देखा कि तमाम जितने विपक्ष के लोग हैं वो तमाम लोग एकजुट हुए थे एक साथ दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। लेकिन अक्सर जो भी विधानसभा जिन राज्यों में होते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उसमें जो इंडिया गठबंधन और विपक्ष की एकजुटता जो है वो क्यों नहीं नजर आती है सर? क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष हारती है उसमें कहीं ना कहीं इन गठबंधनों के ना रहने के कारण भी बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर लेती है? बिल्कुल, मैं तो लगातार इस बात को बोलता हूँ, लिखता हूँ कि विपक्ष की एकजुटता नहीं हो पाती, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। विपक्ष में जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, सबके अपने अपने स्वार्थ है। यही ममता बनर्जी जो है केंद्र में मजबूती के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पिछले दिनों जब आपने देखा इंडिया गठबंधन की तैयारी हुई तो ममता बनर्जी कहाँ थी? ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जो है कोई तवज्जो पश्चिम बंगाल में नहीं दी, वामपंथियों को कोई तवज्जो नहीं दी, तो ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन से लगभग दूरी बनाकर चल रही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर बोला कि साहब यदि इंडिया गठबंधन के लोग चाहे तो लीड करने को तैयार। ऐसे अखिलेश यादव का स्वार्थ जो है उत्तर प्रदेश में है, अरविंद केजरीवाल का स्वार्थ दिल्ली में, पश्चिम पंजाब में है। तो लेकिन ये लोग प्रयास करके केंद्र के लिए इन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि केंद्र में हमारी सरकार रहेगी तो हम राज्यों में भी मजबूत होंगे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एक बड़ा प्रयास था, और यदि इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार के पीछे उस समय लगते तो मेरा मानना है कि 2024 के परिणाम कुछ और होते। लेकिन इंडिया गठबंधन को कमजोर करने वाले लोग भी तो यही है भाई। नीतीश को आपने सूत्रधारी आपने जो है बितका दिया, नीतीश कुमार ही एनडीए में चले गए तो आधी हार तो आपको तभी हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी आधी हार तो तभी हो और जीत तभी हो चुकी थी। तो ये लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है वो एकजुट नहीं हो पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, आप तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे आप जो है प्रभावित हो रहे हैं, वो मुद्दे आप उठाएंगे। लेकिन जनता जिन मुद्दों से प्रभावित हो रही है उन मुद्दों को आप नहीं उठाएंगे। आपने बेरोजगारी को लेकर कितने आंदोलन किए, आपने जो है किसानों के लिए कितने आंदोलन किए, आपने युवाओं के लिए कितने आंदोलन किए, आपने मजदूरों के लिए कितने आंदोलन किए, आपने महंगाई के लिए कितने आंदोलन किए। मुझे आप तीसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक आंदोलन ऐसा बता दीजिए देश में जिसमें विपक्ष ने एकजुटता के साथ में अपनी ताकत दिखाई हो। मुझे किसी पार्टी का एक आंदोलन ऐसा बता दीजिए जिसमें ये कहा जाए कि ये लोग जनता की भी चिंता करते हैं, देश की भी चिंता करते हैं। आपसे संबंधित कोई मुद्दा होगा, आपकी सत्ता से संबंधित कोई मुद्दा होगा, आपके संगठन से कोई संबंधित मुद्दा होगा, आपके वोट बैंक से संबंधित कोई मुद्दा होगा, उसे तो आप प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन जनता से संबंधित कोई मुद्दा होगा, देश से संबंधित कोई मुद्दा होगा, उसे नहीं उठाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विपक्ष भी जो है उसे सत्ता से लेना देना है, उसे देश समाज से लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि आप वोट बैंक की राजनीति, आप अरे भाई आप सांप्रदायिकता का आरोप यदि भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चुनाव लड़े, इतना ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज की तारीख में पीडीए का राग लाप रहे हैं, समाजवाद भूल चुके हो। अभी पिछले काफी समय से बता दीजिए कभी उन्होंने डॉक्टर लोहिया का नाम लिया हो, मुलायम सिंह का नाम लिया हो,
कहीं आचार्य गोविंद देव का नाम लिया हो, चंद्रशेखर सिंह का नाम लिया हो, चंद्र सिंह का नाम लिया हो, या कहीं समाजवाद की बात की हो। अब पीडीए की बात करेंगे वो। अच्छा, पीडीए के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जो है वो देश की राजनीति बदलने चले थे और उन पर तमाम गंभीर आरोप लग गए। वो आम आदमी पार्टी बनाई, अब आम आदमी पार्टी को सटाते नहीं है, खास आदमी पार्टी बन चुकी है। तो ये लोग जो है अपने तक सीमित रह गए हैं, जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे, अपने से संबंधित मुद्दे उठाएंगे तो खामियां तो भुगते गई। मेरा अपना मानना यह है कि जब तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष नहीं होगा तब तक ये जो है सफलता इन लोगों को नहीं मिलेगी। कह रहे साहब ये पार्टी तो जो है गंभीर धाराओं में जेल में बंद कर देती है, ये लाठीचार्ज करा देती है। अरे भाई, बदलाव घर में बैठकर होगा क्या? वातावरण कमरों में बैठ के बयानबाजी से बदलाव होगा क्या? 10-10, 12-12 हजार रुपया पाने वाले एनसीआर में मजदूर खड़े हो गए अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। नोएडा में जानकारी ये मिलेगी 1500 के आसपास मजदूर जेल में बंद है, कुछ मजदूर लापता है। अरे मजदूर से कुछ सीख ले लीजिए, उनके आंदोलन से आपने सीख क्या ली? उन कितना विपक्ष में कौन सा दल उनके साथ खड़ा हुआ है तो बताइए। यदि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को क्या जो जेल में मजदूर बंद है उनके लिए नहीं खड़ा होना चाहिए? उनके रिहाई की मांग नहीं करनी चाहिए? उनके लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए? उनके लिए वकील तैयार नहीं करने चाहिए? नहीं, आप सरकार बना देंगे आप। अरे भाई, सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो जनता ही बनाएगी ना। जब आप किसी के लिए खड़े नहीं होंगे, जब आप किसी की हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, मतलब सरकार में आपको सत्ता दे दे, आप सरकार में जाकर जनता के लिए काम करेंगे। आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है तो सबसे ज्यादा काम जनता के लिए विपक्ष में बैठ के करता आदमी। आप लड़िए ना जनता के लिए। तो कोई दल जनता के लिए, देश के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, सारे दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो तो साम दाम दंड में सब करेगी। अब विधवा विरासतों को काम चलना नहीं है, अब काम चलेगा संघर्ष से। संघर्ष आपको करना नहीं है। ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं इसमें जो कह रही है कि साहब चुनाव आयोग से हम लड़ रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है पश्चिम बंगाल में 100 सीटें जो है वो हमारी थी, जो जीतने थे वो हर बार नहीं है। अरे तो भाई, आपने संघर्ष कौन सा किया? ममता बनर्जी का तीसरा कार्यकाल था ये, आपने कानून व्यवस्था क्या डगमगाई नहीं थी पश्चिम बंगाल में? क्रिमिनल आपका जो है क्राइम और करप्शन, क्या दोनों का बोलबाला वहां पर नहीं था? आपने कानून, आपने क्या सरकार चलाई वहां पर? यदि आपके प्रदेश में आदमी सुरक्षित ही नहीं है, बलात्कार कर दिए जा रहे हैं, और जानकारी ये मिली है कि जिस पीड़िता के जो बलात्कार हुआ कलकत्ता में, उसके आरोपी के वकील को टिकट दे दिया आपने। क्या संदेश दिया आपने, बताइए? बंगाल में कहीं ना कहीं सही आपने कहा, आपने जो मुद्दे उठाए और आपने जो पॉइंट आउट किया है, इससे हमारे दर्शक भी वाकिफ होंगे कि जो बंगाल में टीएमसी का हार का वजह रहा और ममता बनर्जी खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाई, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये सब चीजें रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा चूंकि समय की पाबंदी है। मुझे ये बता दीजिए जरनसन, चूंकि आप हमेशा इन पर नजर रखते हैं कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री पंजाब, माफ कीजिएगा, बंगाल में कौन होगा? क्या बीजेपी यहाँ कोई महिला उम्मीदवार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर सबसे बड़े जो दावे है और जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, शुभेंदु अधिकारी, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना तो ये शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव में सबसे अधिक फाइट शुभेंदु अधिकारी ने की है। लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण का मुद्दा इसमें जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर कार्रवाई विपक्ष ने जो है ये कानून नहीं बनने दिया, तो मुझे लग रहा कि महिला भी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। जैसे जो है आपकी रूपा गांगुली जो है, रूपा गांगुली के काफी समय संघर्ष कर रही है और एक जाना पहचाना नाम भी है। तो मुझे लग रहा कि बनाना चाहिए शुभेंदु अधिकारी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री वहां पर बना सकती है। चलिए, अपना बहुकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी बिजी हैं और इतना समय आपने दिया और इस मुद्दे पर बातचीत किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी और डिबेट में आपके साथ, आपसे आपकी राय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।